So these are two examples from your textbook, example 3.7 and example 3.8. example 3.7 में एक थ्री फेज वन लाइन डायग्राम है थ्री फेज पावर सिस्टम की। ये जो फिगर है यहाँ पे नीचे गिवन है, ये वन लाइन डायग्राम है थ्री फेज सिस्टम की, पावर सिस्टम की। इसमें एक जनरेटर है और बस वन के साथ ट्रांसफार्मर T1, T3 और जनरेटर कनेक्टेड है। फिर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन 1 और ट्रांसमिशन लाइन 2। दो ट्रांसमिशन लाइंस है। ट्रांसमिशन लाइन 1 इज 220 kV की है और ट्रांसमिशन लाइन 2 इज 110 kV की है। देन वी हैव ट्रांसफार्मर T2 and T4. Okay, so these transformers are connected with bus 4, and with bus 4 there is a motor and there is a load as well. ये bus 4 के साथ connected है। यहाँ पे जो चीजें नजर नहीं आ रही हैं वो है basically the reactance of this generator, the reactance of transmission line, the reactance of these transformers, क्योंकि इन transformers की भी अपनी एक reactance है, जैसा कि इनके equivalent इलेक्ट्रिकल जो सर्किट था ट्रांसफार्मर्स का, उसमें हमने देखा लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड की, रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड की, लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड की, रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड की, और उनको फिर हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स प्राइमरी साइड, और उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं टुवर्ड्स सेकेंडरी साइड। सो दोज रिएक्टेंसेस आर आल्सो नॉट शोन in this one line diagram. Similarly, यहाँ पे जो मोटर है, ऑफ कोर्स मोटर आल्सो हैज सम रिएक्टेंस, ठीक है, वो रिएक्टेंस भी यहाँ पे शो नहीं की गई है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है, और दूसरी जो चीजें हैं, ये ट्रांसफार्मर्स की जो टर्न रेशोज है वो भी यहाँ पे गिवन नहीं है। इनकी पावर्स भी यहाँ पे रेटेड पावर्स जो हैं, रेटिंग्स, वो भी यहाँ पे गिवन नहीं है। जनरेटर्स की रेटिंग्स भी गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस साइट पे हमने बताया है कि जनरेटर जो है इसकी रेटेड पावर जो है, पेरेंट पावर 90 MVA है, इसकी रेटेड टर्मिनल वोल्टेज 22 kV है, और इसकी रिएक्टेंस 18% है। 18% है इसकी रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस को परसेंटेज में भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम परसेंटेज खत्म करेंगे, परसेंट को खत्म करेंगे तो इट विल बिकम 0.18। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कल भी मैंने काफी इस पे जोर दिया था। माय एम्फेसिस वाज दैट दिस रिएक्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ कोई किसी बेस वैल्यू, इसकी एक एक्चुअल रिएक्टेंस है, मे बी 10 ओहम फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको किसी बेस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, तो करके फिर मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कोट करता है। तो ये बेसिकली ये जो रिएक्टेंस है, इस जनरेटर की कोई एक्चुअल रिएक्टेंस थी, उसको मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, किसी बेस रिएक्टेंस से डिवाइड किया और उसके बाद यहाँ कोट किया। तो बेस रिएक्टेंस या बेस इम्पीडेंस हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए इफ यू रिकॉल यस्टरडेज लेक्चर, तो बेस इम्पीडेंस है ये KV स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA बेस। KVA बेस, उसके लिए जब भी कोई हम पर यूनिट में हम कोई क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, एक बेस वोल्टेज और एक बेस MVA, बेस VA हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, वहां से ZB निकालते हैं, और जो जिस वैल्यू को हमने पर यूनिट में लिखना है उसको फिर हम क्या करते हैं, बेस इम्पीडेंस से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 18% जो उसने लिखा है, ये बेसिकली उसने इस जनरेटर की MVA जो है, उसने जनरेटर की MVA को बेस MVA लिया है, और इसकी जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, उसको उसने बेस वोल्ट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ से उसने फिर इनकी मदद से मैन्युफैक्चरर ने क्या कैलकुलेट किया, बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट की, और उसके बाद इसकी एक्चुअल जो इसकी रिएक्टेंस थी, उसको उसने बेस रिएक्टेंस या बेस इम्पीडेंस से डिवाइड किया, और उसके बाद फिर कोट किया उसने 18%। इस सिंगल लाइन डायग्राम में जो जनरेटर की नेम प्लेट में जब चेक किया, फॉर एग्जांपल उसमें देखा, तो उसमें उसकी MVA रेटिंग 90 थी और 22 kV,
और इसकी बेस रिएक्टेंस मैन्युफैक्चरर ने कोट की थी 18%। अब समझ गए होंगे ये 18 कहाँ से आया। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसफार्मर 1 जो है 50 MVA है, इसकी रेटेड प्राइमरी वोल्टेज अगर 22 हो लाइन वोल्टेज, तो ये इसकी लाइन वोल्टेज सेकेंडरी पे 220 kV है। प्राइमरी में अगर 22 kV हो तो सेकेंडरी में 220 kV होगी। अगर रेटेड वोल्टेज अगर प्राइमरी में 22 kV अगर हमें या इसकी प्राइमरी में रेटेड जो वोल्टेज है 22 है, और जो लाइन वोल्टेज इसकी सेकेंडरी पे रेटेड जो है इसकी 220 kV है। ऑफ कोर्स अगर कोई और वोल्टेज हो, जिस तरीके से हम टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करके V1 डिवाइड बाई V2 हम निकाल सकते हैं, इसी तरीके से 22 और डिवाइडेड बाई 220, ये तकरीबन आप समझ लें कि दिस इज अ टर्न रेशियो एज वेल। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज अगर कोई 22 के बजाय अगर कोई और है, तो सेकेंडरी वोल्टेज फिर हम इस रेशियो की विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कैन कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पे जो कोट किया है इसमें टर्न रेशियो उसने कोट नहीं की है। उसने ये बताया है कि अगर प्राइमरी में रेटेड वोल्टेज 22 हो लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो सेकेंडरी में हमें लाइन टू लाइन वोल्टेज 220 kV हमें मिल जाती है। और इसकी भी ऑफ कोर्स रिएक्टेंस है इस ट्रांसफार्मर की भी, जैसा कि हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में हमने देखा था, एक ट्रांसफार्मर को हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल होता है सिंपली ए रिएक्टेंस। ठीक है, उसमें इफ यू रिकॉल उसके अंदर जो इसकी मैग्नेटाइजेशन का जो है XM था, और उसके बाद उसमें रिएक्टेंस जो अकाउंट फॉर करती थी हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को। ठीक है, उसको हमने इन दोनों को हमने वहां से निकाल दिया था। ठीक है, और उसको सोर्स साइड पे ले आए थे, और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर को सिंपली हमने एक रिएक्टेंस से एक एम्पीडेंस से रिप्लेस किया था। ठीक है, तो सो यहाँ पे जो गिवन है, ऑफ कोर्स दिस इज अगेन दैट वो जो सिंप्लीफाइड मॉडल है, वेरी सिंपल मॉडल ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, उसकी एम्पीडेंस इन पर यूनिट। ठीक है, तो ये पर यूनिट एम्पीडेंस जो उसने निकाल के दी है, वो बेसिकली इसकी बेस करती है, किस चीज़ पे बेस करती है, इसकी जो रेटेड MVA है और इसकी रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है, उनकी मदद से इसने जेड बेस निकाला, और एक्चुअल जो वैल्यू थी उसको जेड बेस से उसने डिवाइड किया और उसके बाद एक्स उसने दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर 2 है, ट्रांसफार्मर 3 है और ट्रांसफार्मर 4 है। 4 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। और फिर दूसरी साइड पे बस 4 के साथ कनेक्टेड है हमारे पास मोटर 1 है। ठीक है, और मोटर 1 की जो रेटेड पावर है, रेटेड MVA रेटिंग है 66.5 MVA है, और इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 10.45 kV है रेटेड। ठीक है, और इसकी रिएक्टेंस 8.5 ओहम है। मोटर की भी अपनी एक रिएक्टेंस है जो कि 8.5 ओहम है। तो अगेन कोई एक्चुअल ओहम में कोई इसकी रिएक्टेंस थी, उसको उसने क्या किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उसने इसकी जो ZB निकाली मैन्युफैक्चरर ने। ZB कैसे निकालते हैं, वो टर्मिनल ये जो रेटेड वोल्टेज है उसका स्क्वायर ले लें, और MVA रेटेड वोल्टेज इन KV उसका स्क्वायर ले लें, और उसको MVA रेटिंग से डिवाइड करें, तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट Z बेस फॉर द मोटर। ठीक है, और मोटर की जो एक्चुअल एम्पीडेंस है उसको Z बेस से डिवाइड करें, तो हमारे पास पर यूनिट या परसेंटेज में मोटर की रिएक्टेंस आ जाएगी, जो कि मैन्युफैक्चरर ने अपनी नेम प्लेट के ऊपर लिख दिया है, जो कि ये है हमारे पास। इज इट क्लियर? नाउ द 3 फेज लोड, यहाँ पे बस 4 के साथ एक लोड भी लगा हुआ है, 3 फेज लोड है। इट एब्जॉर्ब्स 57 MVA। कितनी पावर ले रहा है? 57 MVA ले रहा है। बट हाउ मच एट व्हाट पावर फैक्टर? द पावर फैक्टर इज 0.6 एंड इट इज लैगिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाउ मच रियल पावर डज दिस लोड टेक? 57 के साथ आप 0.6 को मल्टीप्लाई करें, तो दैट विल बी द रियल पावर। आपको इफ यू रिमेंबर, ठीक है, 57 एंगल 0.6 का आप इनवर्स लें, तो वहां से जो एंगल आएगा वो आएगा। ठीक है, या पावर ट्राइंगल को इफ यू रिकॉल, ठीक है, यहाँ पे पावर ट्राइंगल का S होता है, उसका बेस जो होता है वो रियल पावर होती है, और उसका जो उसका जो परपेंडिकुलर होता है पावर ट्राइंगल का, वो क्या होता है? इट इज द रिएक्टिव पावर। और उस पावर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इट इज द
इट इज एस, ठीक है, अपेरेंट पावर होती है, उसका एंगल क्या होता है, इट इज कॉज इनवर्स ऑफ 0.6 का कॉज इनवर्स लेंथ वो एंगल होता है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन हो तो उसका हाइपोटेन्यूज भी हम निकाल सकते हैं और उसका बेस भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज विल बी रिएक्टिव पावर और बेस विल बी द रियल पावर। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल करें। अदरवाइज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट गो बैक एंड यू विल फाइंड ऑल दिस डिस्कशन इन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। और ये जो है ये पावर किस किस पे ले रहा है, दिस लोड, ठीक है, दिस मच पावर एट दिस 0.6 पावर फैक्टर लेगी, और किस वोल्टेज पे, जब इस बस की वोल्टेज 10.45 हो, बस की वोल्टेज 10.45 हो, तो ये लोड है 57 MVA, इसकी पावर है एट 0.6 पावर फैक्टर लेगिंग पे, ठीक है। अब हमारा गोल क्या है, वन मोर थिंग, द लाइन 1 and 2 हैव रिएक्टेंसेस। लाइन 1 की रिएक्टेंस 48.4 है इस लाइन की, जो कि यहाँ पे शो नहीं की गई है, और दूसरी लाइन जो है लाइन 2, इसकी रिएक्टेंस 65.43 ओहम है, ठीक है। इनकी रिएक्टेंसेस भी हमें गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा गोल है ड्रा एन इम्पीडेंस डायग्राम विद ऑल इम्पीडेंसेस इंक्लूडिंग द लोड इम्पीडेंस मार्क्ड इन पर यूनिट। इस सारे सर्किट को हमने इस सारे नेटवर्क को हमने इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट इसको हमने शो करना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रा करना है। डिड यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स? यस सर। ठीक है। इसमें इस प्रॉब्लम को समझना, आप समझ लें कि आधा सॉल्यूशन है। जब आप प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप समझ लें कि आपने आधा प्रॉब्लम क्या किया है, सॉल्व किया है। तो आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई। हमारा गोल पर यूनिट जो इसका एम्पीडेंस जो है डायग्राम पर यूनिट में हमने ड्रा करनी है बेसिकली, और ये सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है, ठीक है। अब करेंगे कैसे? पर यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफाइन बेस क्वांटिटीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बेस वोल्टेज है, बेस एम्पीडेंसेस होंगी, बेस करंट्स होंगी, और बेस अपेरेंट पावर होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मसला क्या है, देखें बेस क्वांटिटीज, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि हम MVA जो है, MVA और लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ KV, आप VA और VB ले सकते हैं, वोल्ट्स एंड वोल्ट्स एम्पियर। लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस में देखें ना, यहाँ पे भी हम MVA की बात करते हैं और यहाँ पे हम फिर KV की बात करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इनको जब हम डिफाइन करें, बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करें, तो उसको भी इन टर्म्स ऑफ MVA और KV में डिफाइन करें, ताकि हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पेश ना आए, ठीक है। तो इस सर्किट के लिए इसको पर यूनिट में लिखने के लिए हमें कोई बेस क्वांटिटीज हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। वंस वी बट ऑफ कोर्स वी डिफाइन MVA रेटिंग और टर्मिनल MVA रेटिंग, और कोई वोल्टेज जो है KV में, उसको हम बेस के तौर पे चूज करते हैं, और बाकी क्वांटिटीज जो हैं, मसलन Z जो है, वो फिर ये जो हमने चोजन जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी मदद से Z भी फाइंड कर सकते हैं और उनकी मदद से I भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये जो सर्किट है, नेटवर्क है, इसके 3 सेक्शंस हैं। जब भी आप एक ट्रांसफार्मर को क्रॉस करके दूसरे हिस्से पे चले जाते, तो आप समझ लें कि आप एक बाउंड्री क्रॉस करके एक और रीजन में आप दाखिल हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बस है, इन दोनों ट्रांसफार्मर से इस साइड पे एक रीजन है, ठीक है, दिस इज वन रीजन। लेकिन जो ही आप ट्रांसफार्मर को से मूव करके दूसरी साइड पे आते हैं, तो बेसिकली आप समझ लें कि आपने किसी कंट्रीज की बाउंड्री क्रॉस की है, आप दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये एक और रीजन है। यहाँ से जब इस ट्रांसफार्मर को क्रॉस करके इस साइड पे आते हैं,
तो इस साइड पे मोटर भी है, इस साइड पे लोड भी है, ये बेसिकली बस 4 है, ये एक और रीजन है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से क्रॉस करके जब आप यहाँ आते हैं तो ये एक और रीजन है, यहाँ से जब मूव करके यहाँ आते हैं तो ये एक और रीजन है। ऑफ कोर्स यहाँ से मूव करके भी उसी रीजन में आते हैं, यहाँ से मूव करके भी यही इसी रीजन में आते हैं। तो बेसिकली एक रीजन ये है, ठीक है, इस नेटवर्क में। दूसरा रीजन हमारे पास ये है, तीसरा रीजन ये है और चौथा रीजन ये है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हर रीजन के लिए अपनी बेस यूनिट्स होंगी, बेस क्वांटिटीज जो होंगी। इस रीजन के लिए रीजन 1 आप समझ लेंगे, इस बस 1 के साथ जो जो चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन के लिए एक बेस क्वांटिटीज होंगी, ये वाला जो रीजन है इसके लिए और बेस क्वांटिटीज होंगी, इस रीजन के लिए और बेस क्वांटिटीज होंगी, इस रीजन के लिए और बेस क्वांटिटीज होंगी। इज इट क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, बेसिकली हर रीजन के लिए अपनी बेस क्वांटिटीज होंगी। इसको हमने पर यूनिट में इस सारे जो 3 फेज सिस्टम है उसको पर यूनिट में हमने लिखना है। बाद में हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, पहले हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमने इस पूरे सर्किट को पर यूनिट में लिखना है। ठीक है, इसको पर यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो जैसा कि फिर आई विल रिपीट, ठीक है, तो इसके रीजन्स, इस सर्किट के रीजन्स है, डिफरेंट रीजन्स है। जब भी एक ट्रांसफार्मर को क्रॉस करके करते हैं तो बेसिकली हम दूसरे रीजन में इंटर हो जाते हैं, और हर रीजन के लिए अपनी बेस क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जब भी आपने पर यूनिट में किसी सर्किट को एक्सप्रेस करना है तो किसी एक रीजन के लिए आप बेस क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। कौन सी बेस क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे? इट इज MVA रेटिंग एंड वोल्टेज, किसी एक रीजन के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो रीजन ये भी हो सकता है, 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 आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे? MVA की कोई वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, KV कोई वोल्टेज आप दिखाएंगे, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप MVA फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन है, इसके लिए मैं बेस MVA और बेस KV में सिलेक्ट करता हूं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 200 MVA बेस सिलेक्ट करें, 100 KV वोल्टेज सिलेक्ट करें, 100 MVA बेस MVA सिलेक्ट करें और 10 KV वोल्टेज सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। किसी एक रीजन को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए MVA रेटिंग, MVA बेस क्वांटिटी MVA और KV आपने सिलेक्ट करनी किसी एक रीजन के लिए। इसके लिए कर ले, इसके लिए कर ले, इसके लिए कर ले, इसके लिए कर ले, इट्स ओके, इट इज अप टू यू। और जो भी वैल्यूज आपने चूज करनी वो भी आपकी मर्जी है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जी सर। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि इस सर्किट के डिफरेंट सेक्शंस होंगे, रीजन्स होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया किसी एक रीजन के लिए आप बेस क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, वो आपने करना है, अपनी मर्जी से करना है, जो भी करना है। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी उसमें? MVA और KV वोल्टेज किसी एक रीजन के लिए डिफाइन करेंगे। जो भी कर ले आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू चूज करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, इसकी जो MVA दो दो सिर्फ ये दो चूज करेंगे, KV और MVA। ठीक है, बाकी जो क्वांटिटीज है ऑफ कोर्स Z उस रीजन के लिए, जिस रीजन की हम के लिए आपने MVA और KV आपने सेलेक्ट किया उसके लिए कोई ZB भी उस रीजन के लिए होगी, उस रीजन में कोई IB भी होगी। लेकिन वंस वी चूज दिस KV और MVA को चूज करते हैं किसी एक रीजन के लिए, तो बाकी क्वांटिटीज उस रीजन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो दो बेस क्वांटिटीज हमने चूज की हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। ठीक है, सो किसी एक रीजन के लिए जब आपने चूज किया, कौन कौन सी चीजें? MVA बेस और KV बेस। ठीक है, अब दूसरे रीजन के लिए MVA बेस और KV बेस क्या होगा? MVA बेस जो है ना वो पूरे नेटवर्क के लिए सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस रीजन के लिए MVA बेस में चूज करता हूं 100 MVA, ठीक है, 100 MVA इस रीजन के लिए होगा, 100 MVA इस रीजन के लिए होगा, 100 MVA इस रीजन के लिए होगा, 100 MVA इस रीजन के लिए होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर्स जो हैं
वो पावर प्राइमरी साइड पे जितनी पावर है उतनी पावर सेकेंडरी साइड पे भी उतनी पावर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी ट्रांसफर आइडियल एक ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी साइड पे जितनी पावर होगी उतनी सेकेंडरी साइड पे भी ट्रांसफर करेगा, लॉसेस अगर उसमें नहीं होंगे। लेकिन वोल्टेज जो है इस साइड पे, फॉर एग्जांपल इस साइड पे मैंने MVA 100 MVA मैंने इस साइड पे बेस MVA चूज किया, और बेस केवी फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड पे 100 केवी चूज किया। ठीक है, तो 100 MVA पूरे सर्किट के लिए, इस रीजन के लिए बेस MVA जो होगा 100 होगा, इसके लिए भी 100 होगा, इसके लिए भी 100 होगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो मैंने चूज किए, फॉर एग्जांपल मैं इस रीजन के लिए 100 केवी वोल्टेज चूज करता हूं, लेकिन इस रीजन के लिए 100 केवी नहीं होगी। ठीक है, इस रीजन के लिए जब मैं वोल्टेज को चूज करूंगा तो ये जो रेशो जो है इसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करूंगा। इसमें देखें, प्राइमरी साइड पे अगर 22 हो तो सेकेंडरी साइड पे कितनी वोल्टेज होती है, 220 होती है। प्राइमरी साइड पे अगर VB मैंने सिलेक्ट किया 100 तो सेकेंडरी साइड पे VB कितनी होगी। ये जो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो जो है, या ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का जो रेशो जो दिया है इसने इस ट्रांसफार्मर के लिए, उसकी मदद से फिर हम सेकेंडरी पे हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी साइड पे 21 हो और सेकेंडरी साइड पे 22 होती है। दिस इज इक्वल टू, तो सेकेंडरी साइड पे अगर प्राइमरी साइड पे 100 हो तो सेकेंडरी साइड पे कितनी होगी, हाउ मच विल बी द सेकेंडरी साइड, इट विल बी 1000 होगी। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब है बेस को आपकी मर्जी है कोई भी सिलेक्ट कर ले, किसी एक रीजन के लिए आपने सिलेक्ट करना है। MVA रेटिंग को सारे नेटवर्क के लिए सेम रखेंगे, लेकिन वोल्टेज का बेस जो है एक रीजन से जब दूसरे रीजन की तरफ आप मूव करेंगे तो वोल्टेज के बेस को इसके जो टर्न रेशो है या वोल्टेजेस का जो रेशो, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस के जो रेशो उसने यहाँ पे दिए हैं, उसके मुताबिक फिर उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। मसलन यहाँ पे 100 था, T1 से जब मूव करके यहाँ आ गया तो इस रीजन की बेस वोल्टेज कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब इस रीजन से मूव करके इस रीजन पे आएंगे तो फिर ये जो रेशो है इसकी मदद से फिर दोबारा उसको हम क्या करेंगे, 1000 को स्टेप डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस रीजन के लिए V बेस होगी, इस रीजन के लिए 100 kV बेस वोल्टेज है, तो इस ट्रांसफार्मर की मदद से इस रीजन पे बेस वोल्टेज निकालेंगे। इस रीजन की बेस वोल्टेज अगर मुझे पता चल जाए तो फिर यहाँ से हम मूव करके जब यहाँ आएंगे तो इस रीजन की बेस वोल्टेज निकालेंगे। लेकिन चूंकि ये रीजन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि वंस यू फाइंड बेस वोल्टेज फॉर दिस रीजन व्हेन यू मूव थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, यहाँ से इन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू मूव करके जब बेस वोल्टेज इस लाइन के लिए आप फाइंड करते हैं तो यहाँ से जब मूव करके यहाँ आएंगे तो तब भी वही होगी, तो यहाँ पे फिर वो एक्टिविटी दोबारा करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, खटक साहब आप पे ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई थी वो समराइज करेंगे। जी सर, आपने पहले ये बताया कि हम जो MVA रेटिंग है वो किसी भी रीजन के लिए चूज कर लें तो वो सब रीजन्स के लिए सेम ही रहेगी। हाँ, तो सबसे मतलब फॉर पहले तो एग्जांपल अगर सर्किट को हम सबसे पहले तो सर्किट के रीजन्स बनाएंगे ना। जी सर डिफरेंट रीजन्स बनाएंगे। उसके जिस बाद तरह के किसी यहाँ एक पे रीजन के हमने लिए, जी सर किसी एक रीजन के लिए MVA रेटिंग हम अपनी बेस सेलेक्ट कर लेंगे, तो ठीक उसी है, की जो और क्या बेसिस चीज पे सिलेक्ट बाकी करेंगे, रीजन्स उस दो सर चीजें के भी सिलेक्ट रेटिंग्स भी करेंगे। दो गुड, दो वेरी चीज गुड। सेलेक्ट करते हैं हम। एक ठीक MVA है, रेटिंग्स और दूसरा किलो वोल्ट रेटिंग्स जो होती है लाइन टू लाइन ठीक है, वोल्टेज। गुड, वेरी सर गुड। जी सर, तो जो MVA रेटिंग है वो तो सब रीजन्स के लिए सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। जबरदस्त। लेकिन हाँ लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफार्मर्स की जो रेशियो है, हम बाकी हाँ हाँ रीजन्स की जो वोल्टेज रेटिंग है वो हम उन रेशियो की बेसिस पे रीजन टू बेस रीजन जो है वोल्टेज, वो वेरी वोल्टेज करेंगे। रेट, बेस वोल्टेज, बेस जी सर, वोल्टेजेस। बेस ठीक है, वोल्टेजेस तो वो। जो जी सर, जिस रीजन के लिए हमने सिलेक्ट किया, बाकी रीजन्स के लिए फिर वो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशोज के लिहाज से यहाँ पे टर्न वेरी रेशोज करेक्ट। उसने नहीं दी हैं। व्हाट वी हैव इज, वी हैव दिस वोल्टेज वोल्टेज रेटेड प्राइमरी वोल्टेज एंड का सेकेंडरी। रेशो। ठीक है, प्राइमरी में अगर 22 केवी हो तो सेकेंडरी में 220 केवी, प्राइमरी में 220 केवी हो तो सेकेंडरी पे 11 केवी एंड सो ऑन। ये जो रेशियोज प्रोवाइडेड है इनकी मदद से हम बेस वोल्टेजेस सारे सेक्शंस के लिए हम फाइंड करेंगे। ओके, वेरी गुड। जब हम
अब इसका मतलब ये हुआ, अब इस किताब वाले ने क्या कहा, इस किताब वाले ने ये कहा है कि इस सेक्शन के लिए ये जो बस 1 जो है, ठीक है, तो इसके लिए उसने कहा है कि 8 जनरेटर साइड, यहाँ पे देखें, उसने कहा 100 MVA बेस MVA सिलेक्ट करें और 22 kV जो है वो क्या सिलेक्ट करें, बेस केवी सिलेक्ट करें। अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, वैसे आपकी मर्जी है जो भी सिलेक्ट करें, लेकिन अगर हमने अपनी इक्वेशंस को, अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, तो क्यों ना हम इस साइड पे जो वोल्टेज अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्राइमरी, मसला अगर इस साइड पे मैं 22 केवी, इस साइड पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूं केवी, अगर मैं 22 करता हूं, तो फिर मुझे टर्न रेशो से मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी साइड की वोल्टेज निकालने की जरूरत, बेस वोल्टेज इस साइड पे अगर निकालनी हो, अगर मैं ये 22 चूज करूं तो इस साइड की वोल्टेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 220 हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर इस साइड पे बेस वोल्टेज 220 है तो इस साइड पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 11 केवी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 22 केवी के बजाय कुछ और चूज करता हूं, तो देन आई हैव टू डू सम कैलकुलेशंस टू फाइंड द बेस वोल्टेज हियर एंड टू फाइंड द बेस वोल्टेज एट दिस लोकेशन। लेकिन अगर इस साइड पे बेस वोल्टेज में 22 केवी रखता हूं, जो कि ट्रांसफार्मर T1 के प्राइमरी साइड पे है, तो अब मुझे सेकेंडरी साइड के लिए बेस वोल्टेज फाइंड करने के लिए कैलकुलेशंस की करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 22 केवी प्राइमरी साइड पे, इस बस पे 22 केवी है, तो ऑटोमेटिकली लुकिंग एट दिस फिगर, लुकिंग एट दीज नंबर्स, आई कैन से दैट the base voltage at this side is 220 kV and the base voltage at this side is 11 kV। ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी भी इस साइड पे 22 kV है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस साइड पे ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 110 kV, और इस साइड पे फिर 11 kV। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, अगर मैं सोच समझ के, होशियारी से, अक्लमंदी से अगर मैं बेस वैल्यूज चूज करता हूं, ठीक है, तो फिर मुझे कैलकुलेशंस मेरी बड़ी सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ठीक है। मुझे कैलकुलेशंस करने की जरूरत पेश नहीं आती है, डायरेक्टली विद द बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन फाइंड द बेस वैल्यूज फॉर अदर रीजंस ऑफ माय नेटवर्क। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, आप 22 की बजाय कुछ और भी रख लें, 50 रख लें, 100 रख लें, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। यहाँ 100 रखेंगे तो यहाँ से इस साइड पे आने के लिए इस रेशो को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इस साइड पे आने के लिए आपको ये वाला रेशो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोच समझ के करेंगे, 22 के भी यहाँ पे इस साइड पे रखेंगे, देन बाय ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं इस साइड पे 220 होगा, इस साइड पे 11 होगा। इस साइड पे अगर 22 है तो इस साइड पे फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे बेस वोल्टेज क्या बन जाएगी, इट विल बी 11 केवी बन जाएगी, ठीक है। इसी साइड पे इसी तरीके से अगर मैं 90 MVA में रखता हूं इस साइड पे, ठीक है, तो उसका चूंकि MVA सारे रीजन में एक जैसी है, तो उसका फिर हमें अगर यहाँ पे 90 रखता हूँ, यहाँ पे 100 रखता हूँ, यहाँ पे 50 रखता हूँ, तो उससे कोई बहुत ज्यादा कोई हमें कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता अगर इस साइड पे जो जनरेटर की MVA रेटिंग है अगर मैं वही रखूं, तो सिर्फ इसमें एक सिंप्लीफिकेशन ये आती कि थोड़ी सी एक दो कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो मेरी सिंपल हो जाती, अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट में फिर इसका हमें कोई उस तरीके का कोई एडवांटेज सिंप्लीफिकेशन में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बुक ने इस साइड की जो MVA रेटिंग उसने 100 कहा है, 90 नहीं कहा है। अगर 90 कहता तो एक दो कैलकुलेशंस हमारी सिंपल हो जाती, तो 100 का है तो हम 100 लेके चलते हैं, हमें क्या मसला है, इसमें तो कुछ भी हम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव। यहाँ पे ये देखें, प्राइमरी साइड पे इस साइड की जो इस साइड की ये जो सेक्शन 1 जो है, बस 1 है, ठीक है, इसकी वोल्टेज है 22 केवी। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे 22 केवी है। तो इस रीजन के लिए उसने कहा कि खुद उसने डिक्टेट किया किताब वाले ने, उसने कहा कि 22 केवी लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है ये आप रखें बेस वोल्टेज, और 100 MVA रखें, क्या चीज रखें, इट इज द MVA बेस, ठीक है। तो बेस टू इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, टर्न रेशो T1 का जो है 220 डिवाइड बाय 22 ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स अगर ये 22 प्राइमरी साइड पे है तो कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी साइड पे 220 होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे बेस 22 था, इस लाइन का, इस रीजन का बेस क्या हो गया, 220 हो गया, और इस रीजन का बेस 4 VB4 वो क्या हो गया, अगर ये 220 है, ठीक है, प्राइमरी साइड पे 220 हो तो सेकेंडरी साइड पे 11 kV है, तो इस साइड की वोल्टेज क्या हो गई, बेस वोल्टेज 11 kV हो गई। सिमिलरली द बेस वोल्टेज ऑफ दिस साइड इज 22 है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है 22 हो तो सेकेंडरी साइड पे क्या है, 110 वोल्ट्स देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस वोल्टेज VB फॉर दिस साइड इज 110 वोल्ट्स। 110 यहाँ पे हो तो फिर इस साइड पे कितना होता है, 11 kV होता है, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। तो ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप सोच समझ के बेस केवी आप चूज करते हैं, ठीक है, बेस केवी हमने चूज कर लिया, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अब आपके पास दो चीजें आ गई, आपके पास एक बेस MVA आ गया हर रीजन के लिए, इस रीजन के लिए भी आ गया, इस रीजन के लिए भी बेस MVA, और बेस केवी इस रीजन के लिए भी आपने डिफाइन किया, इस रीजन के लिए भी डिफाइन किया, इस रीजन के लिए भी डिफाइन किया, इस रीजन के लिए भी डिफाइन किया। ये वैल्यूज रिएक्टेंस की वैल्यूज हैं, ये किस बेस पे डिफाइन किया था मैन्युफैक्चरर ने, इनकी जो टर्मिनल ये बेस MVA और टर्मिनल वोल्टेजेस के बेस पे मैन्युफैक्चरर ने ये चीजें कैलकुलेट की थी। लेकिन अब हमने जब बेस चेंज किया, ठीक है, बेस को हमने 100 कर दिया फॉर एग्जांपल पूरे रीजन के लिए, अब इस ट्रांसफार्मर के लिए ये लिखते वक्त मैन्युफैक्चरर में 50 MVA लिया था, लेकिन अब हमारा इस ट्रांसफार्मर के लिए भी बेस क्या बन गया, 100 बन गया, 100 MVA। इस रीजन के लिए भी 100, इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100, ठीक है। तो इसका मतलब है बेस MVA क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाली जो क्वांटिटीज हैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इन क्वांटिटीज को अब हम नए बेसिस में हम लिखेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, रिकॉल दैट Z न्यू पर यूनिट किसके बराबर होता है, Z ओल्ड पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय SB न्यू डिवाइड बाय SB ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय VB ओल्ड बेस यूनिट डिवाइड बाय VB न्यू स्क्वायर, ठीक है। जनरेटर का ओल्ड पर यूनिट क्या है, 0.18 है। ओल्ड SB क्या था, किस बेस पे उसने 0.1 कैलकुलेट किया था, 90 MVA उसने बेस लिया था। SB न्यू क्या है, अब हमने क्या सिलेक्ट किया, 100 सिलेक्ट किया है। SB ओल्ड जो है VB ओल्ड क्या रखा था उसने, उसकी टर्मिनल वोल्टेज रखी थी जो कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज रखी थी जो कि 22 है। नया बेस जो हमने सिलेक्ट किया है वो क्या है, वो भी 22 है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस फैक्टर विल बी नो मोर देयर। जो नया बेस हमने सिलेक्ट किया उसके बेस पे जी की जो रिएक्टेंस है वो किसके बराबर आ गई, 0.20 के बराबर आ गई। सिमिलरली ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस है वो उसने कैलकुलेट की थी, ये बेस लिया था, ठीक है। अब हमने जो बेस लिया था 100 लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस को भी इस फार्मूले के मुताबिक हम अपने बेस के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 0.01, 100 पुराना बेस, नया बेस से जो हमने सिलेक्ट किया पूरे सर्किट के लिए, 50 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर ने 50 के बेस पे कैलकुलेट किया था, तो उसके लिहाज से ये SB ओल्ड हो गया, और V ओल्ड और V न्यू हमने क्या ट्रांसफार्मर के लिए सिलेक्ट किया है, हमने 100 किया है, 22 किया है प्राइमरी साइड पे, और इसकी रेटेड भी कितनी है, 22 डिवाइड बाई 220 लिखा है ना मैन्युफैक्चरर ने, इसका मतलब उसकी रेटेड भी 22 थी, 22 डिवाइड बाई 22 1 आ गया। आप ये चीज सेकेंडरी साइड पे भी कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड पे भी करेंगे तो V ओल्ड कितना है, 220 है, और V न्यू भी क्या है, 220। तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी पे करें सेकेंडरी पे करें तो जवाब हमेशा एक आता है, ठीक है। सो यहां से हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जनरेटर की जो न्यू एक्स होगी 0.2 हो गई, ट्रांसफार्मर की न्यू एक्स 0.2 पर यूनिट हो गई, ट्रांसफार्मर T2 की 0.15 पर यूनिट हो गई, ट्रांसफार्मर T3 की 0.16 पर यूनिट हो गई, ट्रांसफार्मर T4 की 0.2 पर यूनिट हो गई। तो ये वाली जो क्वांटिटीज हैं ये हमें चेंज करने की जरूरत पेश आई, बिकॉज हमने पूरे सर्किट के लिए यहाँ पे देखें बेस क्वांटिटीज, ये रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करते वक्त हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी मशीन की जो रेटेड MVA थी उसको उसने बेस के तौर पे लिया था, और रेटेड टर्मिनल वोल्टेजेस को उसने बेस के तौर पे लिया था। लेकिन अब हमने जब ये चेंज कर दिया तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटीज जो है
ये फिर हमने अपने बेस चोजन बेस है उसके लिहाज से हमें करनी पड़ेंगी। और सो व्हाट वी हैव इज दिस थिंग, ये नई वैल्यूज हो गई अकॉर्डिंग टू अवर बेस। नाउ मोटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें मोटर की जो ये वाली वैल्यू जो निकाली है मैन्युफैक्चरर ने अपनी नेम प्लेट पे, मोटर की नेम प्लेट पे अवेलेबल है, उसके लिए बेस केवी ये रखी थी और बेस एमवीए ये रखा था। तो इसका मतलब है बेस इस मोटर के लिए जेड बेस क्या चीज थी, 10.45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 66.5 MVA, ये मोटर के लिए जेड बेस था। उसके बेस पे उसने ये कैलकुलेट किया था। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस साइड के लिए बेस वोल्टेज इस साइड के लिए क्या आई है, इफ यू रिकॉल, इसके लिए 22 थी इस साइड पे, फिर वो इस साइड पे 220 हो गई। यहां से जब इस साइड पे आ गए तो क्या हो गई थी, ये 11 kV हो गई थी। 220 इस साइड पे थी, यहां से जब इस साइड पे आ गई 220 से 11, तो इस साइड की बेस क्या थी, 11 kV है। इस साइड की बेस वोल्टेज क्या हमारी, हमने जब इसको जब हमने अपने सिस्टम के साथ जब इस मोटर को चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक जो बेस हमने जो कैलकुलेट किया इस साइड पे क्या आई है, 11 kV आई है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कैलकुलेट किया एक्स उसने जो बेस लिया था वो क्या था, 10.45 लिया था, और उसने बेस क्या लिया था, 66.5 MVA लिया था। जबकि इस साइड पे बस की बेस जो है, बेस MVA क्या है, 66.5 MVA है। जबकि इस साइड की बेस वोल्टेज क्या है, वो 11 MVA 11 kV है। इसलिए यहाँ पे जो बेस वोल्टेजेस थी वो सेम थी, ओल्ड और न्यू सेम थी, तो सिर्फ हमने एस बी न्यू और एस बी ओल्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन जब हम मोटर की बात करें तो मोटर की जो बेस वोल्टेज जिसके बेस पे उसने ये जो जेड ओल्ड उसने कैलकुलेट किया था, उसके लिए बेस उसने 10.45 लिया था। वी बी ओल्ड 10.45 थी, जबकि वी बी न्यू जो हमारे लिहाज से है वो 11 है। एस बी न्यू जो हमने सिलेक्ट किया 100 है, मोटर का जो एस बी ओल्ड जो है वो 66.5 है। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 आ गया। गुड, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या चीज हो गई, इस मोटर की जो रिएक्टेंस है वो भी मुझे पता चल गई। ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंसेज है वो पर यूनिट में यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। और जनरेटर की जो रिएक्टेंस है वो भी पर यूनिट में मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे इफ यू रिकॉल यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एम्पीडेंस उसने बताई है, जो कि हमारे पास 48.4 और 65.43, ये एक्चुअल एम्पीडेंसेस हैं। इनको भी मैंने पर यूनिट में करना है। तो पर यूनिट में कैसे करूंगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस रीजन के लिए बेस एमवीए मुझे पता है, इस रीजन के लिए बेस एमवीए कितनी है, 100 MVA है। इस रीजन के लिए बेस वोल्टेज कितनी है, इट इज 220 kV है। तो इस रीजन के लिए बेस जेड बी में फाइंड कर सकता हूं। कैसे करूंगा, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है। बेस जेड बी इस रीजन के लिए जब मुझे पता चल जाए तो इस एम्पीडेंस को मैं जब उस जेड बी से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट रिएक्टेंस आ जाएगी इस लाइन की। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर दिस लाइन, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव। सो यहाँ पे ये देखें उसने करके दिखाया है, ठीक है। तो जेड बी टू लाइंस, एक लाइन के लिए 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, दूसरी लाइन की जो बेस वोल्टेज थी 110 थी, जेड बेस 2, ठीक है, 484 आ गई। और दूसरी जो लाइन थी 110 केवी की जो लाइन थी उसके लिए बेस रेजिस्टेंस जो आ गई है वो 100 एम्पीडेंस 121 आ गई, ठीक है। तो पर यूनिट रिएक्टेंसेस लाइन 1 और लाइन 2 की क्या हो गई, उनकी एक्चुअल रिएक्टेंस डिवाइड बाय बेस वैल्यूज जो है, व्हाट वी गेट इज 0.1 पर यूनिट और 0.5 पर यूनिट, ये आ गई। तो ये चीजें हमने कर ली। अब मसला क्या है, ये लोड है। लोड का सिर्फ उसने एम्पीडेंस उसने नहीं दी है, लोड के बारे में सिर्फ उसने ये बताया कि लोड की जो 57 MVA इसकी MVA रेटिंग है, 0. MVA पावर ड्रा कर रहा है, 0.6 पावर फैक्टर पे ड्रा कर रहा है, और कितनी टर्मिनल वोल्टेज पे ड्रा कर रहा है, 10.45 पे ड्रा कर रहा है, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन मुझे पता हो तो क्या मैं इसकी उस लोड की एम्पीडेंस मैंने निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसकी बात की है, ठीक है। दैट इज लोड की पावर कितनी है, 0.6 पावर फैक्टर लेगिंग पे है।
और इसकी अपेरेंट पावर क्या 57 है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स पावर किसके बराबर हो गई, इट इज लोड की, इट विल बी इज इक्वल टू 57 एंगल cos 0.6 का इनवर्स। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स पावर हो गई। और इफ यू रिमेंबर, अगर किसी कोई लोड, अगर उस कॉम्प्लेक्स पावर उसकी अगर मुझे पता हो, और उसकी अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज भी उस लोड की अगर मुझे पता हो, तो उस लोड की जो इम्पीडेंस है वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ZL विल बी इक्वल टू V लाइन टू लाइन स्क्वायर डिवाइड बाय SL स्टार। ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी है, 10.45 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 57 से जब हम डिवाइड करें तो ये बेसिकली लोड की एम्पीडेंस है। ठीक है, एक्चुअल एम्पीडेंस है, लेकिन इसको भी हमने पर यूनिट में लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के लिए हम बेस एम्पीडेंस इस रीजन के लिए फाइंड करेंगे, जो भी बेस एम्पीडेंस आएगी उसको फिर एक्चुअल लोड की एम्पीडेंस को हम डिवाइड करेंगे, तो ये लोड की एम्पीडेंस भी पर यूनिट में आएगी। सो इट्स वेरी सिंपल। इस साइड पे, ये जो साइड है लोड की साइड पे या मोटर की साइड पे, बेस एम्पीडेंस किसके बराबर होगी, उस साइड पे जो बेस वोल्टेज है जो कि 11 kV है, और उस साइड पे बेस MVA 100 MVA है। सो उस रीजन के लिए बेस एम्पीडेंस किसके बराबर हो गई, 1.21 ओहम के बराबर हो गई। जब ये मुझे पता चल जाए 1.21 ओहम है, तो लोड की जो पर यूनिट एम्पीडेंस किसके बराबर होगी, एक्चुअल एम्पीडेंस जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको हम 1.21 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी गेट इज वी गेट दिस थिंग। जब ये सारी चीजें हो गई, तो अब मैं इस ट्रांसफार्मर को, इस पूरे सर्किट को मैं लिख सकता हूं, उसका एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में बना सकता हूं। इट्स वेरी सिंपल। जनरेटर है, जनरेटर के साथ उसकी रिएक्टेंस, यहाँ पे ये देखें, इस सर्किट में उसने ये सारी रिएक्टेंसेस शो नहीं की थी, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम थी, लेकिन उसने उसने बताया कि इसकी रिएक्टेंसेस क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। ठीक है, और लोड की ऑलरेडी हम रिएक्टेंस या एम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस सिंपल वन लाइन डायग्राम में उसने ये चीजें शो नहीं की है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इसका ड्रा करेंगे, तो ये जनरेटर है, जनरेटर के साथ इसकी पर यूनिट रिएक्टेंस जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर यहाँ पे कैलकुलेट किया है हमने। क्योंकि ये रिएक्टेंस है, तो इसको 0.2 J पर यूनिट, ये पर यूनिट में हो गई। ठीक है, ये टर्मिनल आके जनरेटर का किसके साथ कनेक्ट होता है, बस 1 के साथ कनेक्ट होता है। बस 1 के साथ क्या चीज कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर 1 कनेक्टेड है। और ट्रांसफार्मर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम में ट्रांसफार्मर 1 को हम क्या करते हैं, एक एम्पीडेंस से रिप्लेस करते हैं सिंपली। ठीक है, सो दिस ट्रांसफार्मर 1 जो है, उसको हम रिप्लेस करेंगे उसकी रिएक्टेंस से, जो कि हमारे पास पर यूनिट में कितनी आई है, J 0.20 के बराबर आई है। उसके बाद उस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन 1, और ट्रांसमिशन लाइन 1 की जो इम्पीडेंस है वो हमने कैलकुलेट की है, जो कि किसके बराबर है, 0.01 पर यूनिट है। ठीक है, चूंकि ये रिएक्टेंस है, तो उसके लिए हमने 0.01 J लिखेंगे। उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर था, ये वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो है T3 T2 जो है, उसकी रिएक्टेंस पर यूनिट में हमने कैलकुलेट की थी कि जो कि 0.15 J थी, 0.15 थी। क्योंकि ये रिएक्टेंस है, तो इस वजह से इसके साथ J के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। सो पूरी दो ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइन जो है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिंपली रिएक्टेंसेस। ये वाली रिएक्टेंस, इन सबको ऐड करेंगे तो बेसिकली इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रिएक्टेंस को एक सिंगल रिएक्टेंस से। सिमिलरली जो दूसरा जो ट्रांसफार्मर जो 110 kV की लाइन के साथ लगा हुआ था, ये वाला, उसकी 0.16 पर यूनिट उसकी एम्पीडेंस है, ट्रांसमिशन लाइन की 0.54 पर यूनिट में, और इसकी 0.2 पर यूनिट में। और बस 4 के साथ और क्या चीज लगी हुई, इसमें लोड लगा हुआ था, और लोड की पर यूनिट एम्पीडेंस हमने लिखी है 0.95 ओहम है, और उसके साथ रिएक्टेंस है 1.2667, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है पर यूनिट में। ठीक है, और मोटर जो है उसकी अपनी एक रिएक्टेंस है, जो पर यूनिट में हमने देखा कि वो इसके बराबर आती है, उसके साथ मोटर है। ये हमारे पास पर यूनिट एम्पीडेंस डायग्राम हो गई सर्किट की। इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी बच्चों, नो सर। ठीक है, सो Yes, इट्स वेरी sir. सिंपल। अब ये एक मतलब जब ये डायग्राम आपको मिल जाए,
तो उसमें कोई रेफर शेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल यहां से पता चल जाएगा। अगली जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको बताएगी कि कैसे ये इसने सिंपल किया है। ये देखें, एग्जाम्पल यही है प्रीवियस वाली। ये ऑपरेट्स, अब इसमें उसने बताया कि ये जो मोटर है ये फुल लोड पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और 0.08 पावर फैक्टर लीडिंग। यहाँ पे सिर्फ हमने इम्पीडेंस डायग्राम प्लॉट की है, लेकिन अब वो ये कहता है कि ये मोटर जो है ये फुल लोड पे ऑपरेट कर रही है और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग है, ठीक है, और कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर रही है ये मोटर। अब ये एक सिस्टम था मेरे पास, ठीक है, उसमें एक जो मोटर लगी हुई थी, किसी किसी टाइम पे मैंने जाके चेक किया तो मोटर के टर्मिनल, ये इंटरनल होता है, याद रखें, ये रिएक्टेंस मोटर के इंटरनल होती है। ये मोटर का जो टर्मिनल है, टर्मिनल ये है, ठीक है, मोटर की जो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 10.4 थी। 10.4 का मतलब है कि इस बस की वोल्टेज कितनी, क्योंकि मोटर बस के साथ लगी हुई है तो इस बस की वोल्टेज भी कितनी है, 10.4 है। लेकिन इस बस की बेस वोल्टेज क्या है, ये 11 केवी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो बस की वो पर यूनिट वो बेस वैल्यू बराबर हो, बेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन गिवन कंडीशन में इस बस की वोल्टेज क्या है, 10.4 केवी है, और ये मोटर पावर ड्रा कर रही है, और कितनी पावर ड्रा कर रही है, रेटेड पावर ड्रा कर रही है, जो इसकी एमवीए रेटिंग है, और किस पावर फैक्टर पे ड्रा कर रही है, पावर फैक्टर इज बेसिकली 0.8 लीडिंग पे, ठीक है। डिटरमिन द वोल्टेज एट द जनरेटर बस बार 1। हमने क्या करना है, यहां पे वोल्टेज फाइंड करनी है बस बार 1। ये भी इंटरनल होता है, याद रखें, जनरेटर के ये अंदर हमें नजर नहीं आता है। तो बेसिकली टर्मिनल, जनरेटर का टर्मिनल इस बस के साथ लगा हुआ है। तो हमने जब ये मोटर पावर ड्रा कर रही हो, 10.5 इसकी वोल्टेज हो, इस बस की वोल्टेज हो 0.6 पावर फैक्टर, 0.6 था मेरे ख्याल में, उस पर ये पावर ड्रा कर रही हो, तो वो पूछता है कि इस बस की वोल्टेज कितनी होगी, हाउ मच वोल्टेज विल बी एट दिस बस, डिटरमिन द जनरेटर एंड मोटर ईएमएफ्स। और उसके बाद फिर वो पूछता है कि इसके अंदर जो ईएमएफ जो जनरेटेड होगी वो क्या होगी, और मोटर की जो ईएमएफ जो होगी वो क्या होगी। ये दो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। अगर किसी तरीके से ये देखें, इस बस की वोल्टेज निकालना तो बड़ा आसान है। अगर ये करंट, ये मोटर करंट ड्रा कर रही वो मुझे पता चल जाए, और ये लोड जो करंट ड्रा कर रहा है वो मुझे पता चल जाए, तो ये दोनों, इन सबको आपस में ऐड कर दूं, इन सबको मैं आपस में ऐड कर दूं, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैं एक एम्पीडेंस, ये सारी जो है उनको मैं एक सिंपली इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक एम्पीडेंस में रिप्लेस कर सकता हूं। इस इसकी वोल्टेज कितनी है, 10.5 है, पहले उसने बता दिया मुझे 10.5 है। अगर ये करंट और ये करंट मुझे पता हो तो इनकी जो पैरेलल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इंपीडेंस आएगी उसके अक्रॉस ऑफ कोर्स ये दोनों करंट्स का सम उसमें से फ्लो कर रही होगी, तो वहां से फिर मैं उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में फाइंड कर सकता हूं। उसको जब मैं इस बस की वोल्टेज के साथ ऐड करूंगा तो ये वाली वोल्टेज ड्रॉप आ जाए, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मुझे आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो करंट यहाँ जो पास करी वो बेसिकली वो करंट यहाँ से भी वही करंट जा रही है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको जब मैं इस वोल्टेज के साथ में ऐड करूं तो व्हाट आई विल गेट ईजी। ये वोल्टेज मुझे पता है, यहाँ से जो मोटर को करंट जा रही है वो अगर मुझे पता हो तो ये वोल्टेज ड्रॉप में फाइंड कर सकता हूं। तो इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द वोल्टेज, जो मोटर की जो वोल्टेज है वो मेरे पास आ जाएगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मेरी जो अगली जो सारी एनर्जीज होंगी वो फिर इन्हीं चीजों पे मैं इस तरीके से मैं देखूंगा कि किस तरीके से मैं ये जो टर्मिनल वोल्टेजेस और इंटरनल वोल्टेजेस में जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन एवरीथिंग विल हैव टू बी डन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट्स, ठीक है। सो इसकी अक्रॉस जो जब ये मोटर रोटेट कर रही, पावर ले रही है, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, 10.45 केवी है, ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज भी हमने किस में करना है, पर यूनिट में करना है। तो इस सेक्शन के लिए, इस मोटर बस के लिए बेस वोल्टेज कितनी है, इट इज 11 केवी, ठीक है। और मोटर ऑपरेट किस पे कर रही है, बेस वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किसी एक सेशन के लिए आपने शुरू में बेस वोल्टेज आपने क्या चूज किया था, लेकिन एक्चुअल वोल्टेज कितनी है, 10.45 है। तो इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट कितनी होगी,
उस सेक्शन की जो वोल्टेज है उसको 10.45 को उस सेक्शन की बेस वोल्टेज से आप डिवाइड करें तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट द वोल्टेज, ठीक है, मोटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है या बस 4 जो है, क्योंकि मोटर इज कनेक्टेड विद बस 4 की पर यूनिट वोल्टेज हमें मिल जाएगी। और इसको रेफरेंस ले लें, जो बस 4 की जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, उसको आप उसका एंगल 0 ले लें। वंस वी हैव ए 0 एंगल हियर, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे भी एंगल को, लेकिन आसानी के लिए हम इसको 0 रखते हैं। जब इसको वंस वी फिक्स इट्स एंगल, बाकियों के जो एंगल्स हैं वो फिर इसके रेफरेंस के लिहाज से फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 10 रखता हूँ तो बाकी जो एंगल्स हैं वोल्टेजेस और करंट के उस 10 के लिहाज से फिक्स हो जाएंगे। अगर इसको मैं 90 रखता हूँ, बाकियों की वैल्यूज फिर 90 के लिहाज से फिक्स हो जाएंगी। तो मैं एक ऐसी वैल्यू रखूं जिससे मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। तो इस वजह से जो मोटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है या बस 4 की वोल्टेज है उसको मैं रेफरेंस लेता हूँ, उसके एंगल को मैं 0 रखता हूँ, लेकिन पर यूनिट में इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.95 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मोटर की टर्मिनल वोल्टेज या बस 4 की बस 4 की वोल्टेज क्या है, 10.45 है, लेकिन बस 4 जो है उसकी बेस वोल्टेज क्या है, वो 11 है। तो 10.45 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो 0.95 पर यूनिट, ये इसकी वोल्टेज आ गई, ठीक है। और मोटर की पावर क्या है, मोटर की पावर किसके बराबर है, 66.5 एंगल 36.87 MVA है। मोटर की पावर क्या है, 66.5, और फेज एंगल कितना है, किस एंगल पे ये मोटर ड्रा कर रही थी, 0.5 लीडिंग पे ड्रा कर रही थी। लीडिंग का मतलब ये है 0.5 लीडिंग पे ड्रा कर रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर है मोटर की, ये हमारे पास हो गई 66.5 और एंगल -36°, ठीक है। सो जब ये एंगल हमारे पास आ गया तो उसको भी, पावर को भी हमने क्या करना है, एस को भी हमने पर यूनिट में, ठीक है। मोटर की पावर, ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन जो है, ये मोटर की पावर है, एक्चुअल पावर जो ले रही है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसको भी, पावर्स को भी हमने पर यूनिट में करने हैं। तो बेस एमवीए क्या है, दैट इज 100 पूरे सर्किट के लिए। तो मोटर की जो एमवीए है, मोटर की जो कॉम्प्लेक्स पावर है, उसको 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो मोटर की पावर आ जाएगी, किस में आ जाएगी, पर यूनिट में आ जाएगी, ठीक है। अब मोटर करंट कितनी ड्रा कर रही है, करंट करंट किसके बराबर होती है, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स पावर मुझे पता हो किसी कंपोनेंट का, और उसके अक्रॉस वोल्टेज भी अगर मुझे पता हो, तो कॉम्प्लेक्स पावर को वोल्टेज से डिवाइड करूंगा, ठीक है, विद दिस स्टार्स, ठीक है, उसके उसके कंजुगेट से डिवाइड करूंगा। तो आपको पता है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट, वो जो कंपोनेंट है करंट लेता, वो मुझे आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स पावर इज इन पर यूनिट्स, मैंने कैलकुलेट किया है, और वोल्टेज इन पर यूनिट्स मैंने कैलकुलेट किया, तो ऑटोमेटिकली जो मोटर ड्रा कर रही है करंट, वो पर यूनिट में आ जाएगी। सो दिस मोटर ड्राज दिस मच करंट इन पर यूनिट्स, ठीक है। एक तो ये करंट हो गई जो मोटर ड्रा कर रही है, मोटर की तरफ जा रही है। दूसरी करंट लोड की तरफ जा रही है, तो लोड कितनी ड्रा करेगी, इट्स वेरी सिंपल, इस बस की वोल्टेज पर यूनिट। अब नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस सर्किट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज, ठीक है। सो इस बस की जो वोल्टेज है पर यूनिट में मुझे पता है 10.45 इसकी वोल्टेज थी, उसको बेस वोल्टेज से जब मैंने डिवाइड किया तो पर यूनिट में वोल्टेज आ गई। पर यूनिट में वोल्टेज को जब मैंने पर यूनिट के एम्पीडेंस से मैं डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट करंट मेरे पास आ जाएगी, विच कम्स आउट टू बी IL, लोड की करंट पर यूनिट में ये है। इज इट क्लियर? तो टोटल करंट जो है, ये टोटल करंट जो इस बस से जा रही है आगे की तरफ, टोटल करंट IL प्लस IM हो गई, ठीक है। सो IL प्लस IM, टोटल करंट जो जनरेटर जो जो जा रही है लोड और उसकी तरफ, दैट इज दिस मच करंट इज दियर, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, इन सब का आपस में सम ले लें, इन सब का आपस में सम ले लें, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगर देखें तो इन दोनों लाइन की इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस इज, ये हमारे पास 0.3 हो गई। यानी इन दोनों लाइनों को, इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपली बाय ए रिएक्टेंस हुज वैल्यू इज इक्वल टू 0.3 पर यूनिट, ठीक है। नाउ वो 0.3 पर यूनिट में से करंट कौन सी फ्लो कर रही है, ये बेसिकली IM और IL दोनों का जो सम जो करंट है वो 0.3 में से पास कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगी, इस टर्मिनल पे
वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो मुझे एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंस 0.3 आ गई थी, ठीक है, उसमें से ये दोनों करंट्स फ्लो करेंगी। इन दोनों करंट्स के सम को जब मैं इक्विवेलेंट एम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस इक्विवेलेंट एम्पीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। उसको फिर इस बस की वोल्टेज के साथ में ऐड करूंगा, ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट द वोल्टेज ऑफ टर्मिनल 1 इन पर यूनिट्स। Is it clear? So here this thing has been done. V4 bus 4 की voltage in per units plus parallel combination of two branches, उसको फिर टोटल करंट के साथ, क्योंकि करंट वो जो लोड और मोटर की जो करंट है वो इस Z पैरेलल कॉम्बिनेशन में से गुजरती है, ठीक है, सो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगी, पर यूनिट में मेरे पास बस 1 की वोल्टेज आ जाएगी, बस 1 की वोल्टेज पर यूनिट में आ जाएगी, which comes out to be this much 1 angle 15.91। तो एक्चुअल वोल्टेज क्या होगी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एवरीथिंग वी हैव डन इन पर यूनिट्स, ठीक है। जब पर यूनिट में क्वांटिटीज हम फाइंड करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इन केवी में क्या होगी, सिंपली इस सेक्शन में जब आप पर यूनिट फाइंड करते हैं तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय जेड बेस इज इक्वल टू पर यूनिट। तो इस सेक्शन के लिए आप देखें कि बेस वोल्टेज क्या है, उस बेस वोल्टेज को जो पर यूनिट क्वांटिटी आई है उससे मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल वोल्टेज आ जाएगी। तो सेक्शन 1 जो है, बस 1 इज इन सेक्शन 1, ठीक है, तो बस 1 जो है सेक्शन 1 के लिए पर यूनिट क्या थी, सेक्शन 1 के लिए बेस वोल्टेज क्या थी, इट वाज 22, और सेक्शन 1 के लिए पर यूनिट बस 1 की पर यूनिट वोल्टेज कितनी आ गई, 1 आ गई। उसको बेस वोल्टेज से डिवाइड करें तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट 22 एंगल 15.91। तो ये बस 1 की वोल्टेज हो गई, इस पॉइंट की वोल्टेज हो गई। नाउ व्हाट इज द वोल्टेज ईएमएफ जनरेटेड जो होगी वो किसके बराबर होगी, अगेन इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि V1 EG किसके बराबर हो गई, बस 1 जो है, यहाँ पे भी फिगर बनाई है मैंने, ठीक है, बस 1 की वोल्टेज हम ऑलरेडी पर यूनिट्स में क्या आई है, बस 1 की पर यूनिट्स में ये वोल्टेज आई है, ठीक है, इस बस की वोल्टेज, और उसमें अगर ये वाला वोल्टेज ड्रॉप ऐड कर दूं तो व्हाट आई गेट इज, आई विल गेट EG, सो V1 प्लस ZG हमारे पास ये है जनरेटर की, ये भी पर यूनिट में है, इसको पर यूनिट करंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये हमारे पास पर यूनिट करंट, यहाँ से जो करंट जा रही है बेसिकली पर यूनिट में, इन दोनों का सम जो है वो ऑफ कोर्स जनरेटर में से आ रहा है, उस सम को जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ व्हेन आई ऐड विद V1 इज इन पर यूनिट्स, ठीक है, उसको ऐड करूंगा तो व्हाट आई गेट इज, आई विल गेट जनरेटर की EMF इंड्यूस्ड EMF है दैट आई विल गेट इन पर यूनिट्स, ये पर यूनिट में आ गई, लेकिन एक्चुअल किसके बराबर होगी, ये जो सेक्शन है जनरेटर जिस सेक्शन या जिस रीजन में बैठा हुआ है उस रीजन के लिए आपने जो बेस यूनिट चूज की है, ठीक है, इस रीजन के लिए हमने क्या चूज किया था, इफ यू रिकॉल इट वाज 22 kV, ठीक है, तो 22 kV को जब ये पर यूनिट वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो जनरेटर की वोल्टेज आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 23.82 एंगल 25.14 kV, ठीक है। So what will be the voltage of EMF of this motor? It's very simple. मोटर से करंट कितनी, मोटर को करंट कितनी जा रही है, this much current in per unit, this much current in per unit, ठीक है। इस बस की वोल्टेज क्या है पर यूनिट में, 0.95 एंगल 0 थी इफ यू रिकॉल, ठीक है, तो 0.95 प्लस J0, उसमें से जब ये ड्रॉप, इसमें जो वोल्टेज है उसमें से ये वोल्टेज सब जनरेटर में ऐड हो जाएगी, क्योंकि जनरेटर की वोल्टेज इस यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो यहाँ पे जो बस वोल्टेज होगी उसमें ये ऐड करेंगे तो जनरेटर की वोल्टेज आ जाएगी। लेकिन मोटर में क्या होगा, इस बस की जो वोल्टेज है उसमें से ये वाली वोल्टेज को आप सबट्रैक्ट करेंगे फेजर को तो ये वाली वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है, तो इस बस की वोल्टेज 0.95 है, the current that flows through the motor, it is 0.56 plus J 0.42, ठीक है, we multiply this I with the reactance of this motor in per units which is equal to 0.25, ठीक है, और उसके बाद इससे जब subtract करते हैं तो what we get is the EMF induced, the EMF मोटर की जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1.064 एंगल -7.56 पर यूनिट, ठीक है, लेकिन इसको फिर हमने एक्चुअल वोल्टेज क्या होगी, वो वोल्टेज होगी इस सेक्शन के लिए, इस रीजन के लिए, या इस बस 4 के लिए, बिकॉज दिस मोटर इज कनेक्टेड विद बस 4,
इसके लिए जो बेस वोल्टेज हमने चूज की थी, बेस वोल्टेज जो आई थी चूज नहीं की थी, चूज तो हमने इस सेक्शन के लिए किया था, और उसके बाद जब किसी एक सेक्शन के लिए हम चूज करते हैं तो बाकी सेक्शंस में फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लूज करते हैं, हमारी मर्जी नहीं होती है। तो इस सेक्शन के लिए हमने फिर टर्न रेशोज के लिहाज से फिर हमने उस सेक्शन के लिए हमने एस्टिमेट फाइंड करना होता है, डिटरमिन करना होता है। तो इस सेक्शन के लिए केवी जो वोल्टेज आई थी वो क्या थी 11 थी। ठीक है, जो पर यूनिट में जो जवाब आया है उसको जो बेस वोल्टेज से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वोल्टेज दैट विल बी ई एम, जो मोटर के अंदर जो वोल्टेज होगी that is 11.71 angle minus 7.56 kV. Okay, so this is for today. Any question, please? जी बच्चों। यस सर, क्लियर है। वेरी सिंपल, इसको बस आप एक प्रॉब्लम करें आज, आप लोगों को एज ए एक्सरसाइज असाइनमेंट के तौर पे अगला ये जो चैप्टर है इसके प्रॉब्लम्स आपने करने एज एन असाइनमेंट। ठीक है, इसमें से सिर्फ वही प्रॉब्लम्स करने जो रेलिवेंट है, जो हमने पढ़ा है। उसमें शायद कुछ ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग के हवाले से चीजें होंगी, वो आप लोगों ने छोड़नी है। सर आप वो क्वेश्चन मार्क करके बता दीजिएगा ना हमें वो कैनवस। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर कल की क्लास दोपहर में कर लें 2:30 पे। कल वाली? जी सर, वो हमारी एक मिस हुई थी ना। अच्छा, कल वाली फिर इज इट पॉसिबल अगर सैटरडे को कर लें? सर सैटरडे को असल में कुछ स्टूडेंट्स का मसला आ रहा था, वो कह रहे थे कि वीकेंड पे ना रख पाया करें क्लासेस, तो इसलिए मैं कह रहा था हाँ अगर बिल्कुल, तो ठीक नहीं है, तो कल अगर थोड़ा सा लेट रख लें। सर रख लें बेशक, कल 4 बजे कुछ रख लें। 4 बजे अगर हम रख लें तो ठीक रहेगा। ठीक है सर, 4 बजे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। जी मुस्तकीम, आज के लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं आप? मुस्तकीम यस सर। जी, आज के लेक्चर को रिपीट करें, थोड़ा सा समराइज करें। सर वो हमने कैलकुलेशन की है, वो निकाला है हमने। क्या निकाला है? ये सर वो पर यूनिट सिस्टम में सर इम्पीडेंस वगैरह निकाली है। पर यूनिट सिस्टम बेसिकली हमने मतलब डायग्राम बनाई है उसकी, और फिर उसी से हमने कैलकुलेशन की है। कैसे बेस वैल्यूज कैसे चूज करते हैं? सर जो हम इम्पीडेंस है वो हम किसी एक रीजन की चूज कर लेते हैं, वो एस 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 इम्पीडेंस चूज बेस जो करते है। हैं? नो सर, एस एस जो है अपेरेंट अच्छा, पावर। एस और एस और वोल्टेज सर, किलो वोल्ट। ठीक है, ठीक है जी। अब्दुल एस पूरे सर्किट के लिए एस क्या रखते हैं? जी सर। एस और वी एक सेक्शन के लिए चूज किया, मुस्तकीम ने हमें बताया। अब ये एस और वी से हम क्या करेंगे? सर पावर फैक्टर वो पर यूनिट एंगल कैलकुलेट करेंगे। हैं? सर पर यूनिट एंगल कैलकुलेट करेंगे। नहीं, बेस हमने एस और वी एक सेक्शन के लिए हमने चूज किया ना, अब हम क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी सर अब कोई शाजिद। आइडिया नहीं है सर इसका। हाँ यार, मैंने अपना गला खराब किया, ऊंची ऊंचा बोल के, आपको आइडिया ही नहीं है। कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो गए। सर पर यूनिट एंगल कैलकुलेट करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, किसी एक सेक्शन के लिए एस बी और के वी को जब हम एस बी और बी को जब हम वी बी को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो अगला अगला स्टेप क्या होगा? जी एहतशाम। फिर जो बाकी बेसिस है हमारे पास वो हम इस बेस के लिए बाकी कन्वर्ट करेंगे। गुड, वेरी गुड। बाकी सेक्शंस के लिए फिर हम बेसिस निकालेंगे। जी सर। ठीक है, और तीसरा फिर स्टेप क्या होगा? बाकी सेक्शंस के लिए हम बाकी सेक्शंस में बेसिस निकालेंगे, तो जो एमवीए का बेस सबके लिए सेम रखेंगे,
जी। और जो वोल्टेजेस के बेसिस है उनको कैसे निकालेंगे? जो ट्रांसफार्मर्स की जो उन्होंने दिया है टर्न रेशो, या फिर जो वोल्टेजेस का जो लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का जो रेशो दिया है उसके मुताबिक हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। यस सर। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा? सर फिर डायग्राम बनाएंगे उसकी। नहीं, तीसरा स्टेप तो ये होगा कि उसकी मुख्तलिफ रिएक्टेंसेस जो हैं, मुख्तलिफ मशीनें हैं, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, उनकी रिएक्टेंसेस को हम नए बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। पर यूनिट उनकी Yes, गिवन sir. होती है ना, मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, पर यूनिट में हमें पता है उनको हम नए बेस में कन्वर्ट करेंगे उनकी वैल्यूज को। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप फिर क्या हो गया? जेड बेस निकालेंगे हर सेक्शन के लिए, और जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनकी पर यूनिट में हम वैल्यूज निकालेंगे एम्पीडेंसेस को। वंस वी हैव ऑल दीज एम्पीडेंसेस इन पर यूनिट, ठीक है, अगर वोल्टेजेस हैं कोई कोई जब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, तो उसके बाद फिर हम अगर कोई लोड है उसकी भी हम इन टर्म्स ऑफ लोड के आमतौर पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पावर गिवन होती है, कम्प्लेक्स पावर और टर्मिनल वोल्टेज गिवन होती है, तो उसकी मदद से फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमिन जी फॉर दैट पर्टिकुलर लोड। ठीक है, जी हमारे पास आ गया तो उसकी भी फिर हम पर यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। व्हेन वी कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स इन पर यूनिट्स एम्पीडेंसेस को, उसके बाद फिर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम प्लॉट करेंगे 3 फेज पावर सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? और एक्चुअल क्वांटिटीज बाद में कैसे फाइंड करेंगे? करंट्स, वोल्टेजेस, पावर, ये अगर पर यूनिट में आ गई तो एक्चुअल फाइंड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, वी एक्चुअल जो वैल्यूज होंगी, वो जो बेस वैल्यूज हर सेक्शन के लिए अपनी एक्चुअल वैल्यूज होंगी, जो हर सेक्शन की जो बेस वैल्यूज है उनको पर यूनिट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास एक्चुअल वोल्टेजेस, करंट्स और पावर की एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर जी बेटा। सर कल हम ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। जी इंशाल्लाह। सही है सर, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।